और ये क्या है, स्ट्रक्चर है, संरचना है ना। लेकिन विधान परिषद का सृजन और अंत तो 169 में ही लिखा हुआ है ना। जो कल बात किए थे कि 169 में ही जो विधान परिषद है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका एस्टेब्लिशमेंट और उसका एबोलिशन दोनों का चर्चा 169 में लिखा हुआ है। और ये डिपेंड, मोबाइल ऑन है, मोबाइल ऑन रहता है मेरा, ये तो ऑन है, देखिए मोबाइल आजकल को ऑफ होता है जी, किसी का नहीं होता है, आदमी खुद भले ऑफ हो जाए, मोबाइल ऑफ नहीं होता है। और मेरा कभी ऑफ नहीं होता है, समझे। और इसी वजह से लगता है वो आजकल अपने ऑफ होना शुरू हो गया है। कोई फोन ऑन करता है उसको पिक करता ऑफ हो जाता है, लगता है ज़्यादा उससे काम लिया गया सर्विस। तो सब सोचता है कि बतियाना नहीं होगा इसलिए काट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सिचुएशन है। अब लगता है इसका टाइम ओवर हो गया है, हाँ दूसरा ले लिया जाए, हाँ चलिए। तो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में यहाँ पे हम लोग ये देख चुके थे, इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है सब हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, ठीक है। इसका चुनाव देखे थे, है ना, कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उनका इलेक्शन होता है ना, और वो डिफरेंट प्लेस से इलेक्ट होकर के आते हैं, ठीक है। तो जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे, है ना, सम्मिलित उत्तर देने का प्रयास ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि बारी किसी की भी आ सकती है, ठीक है। तो अपनी बारी का इंतजार करेंगे, किसी से भी पूछा सकता है, ठीक है। चलिए, तो विधान परिषद का आप बताइएगा, हाँ आप, विधान परिषद का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो किस पर निर्भर करता है? हाँ, विधानसभा में कितने सदस्य होंगे ये किस बात पर निर्भर करता है? चलिए आप बताइए। रेड टी शर्ट कितना होगा? हाँ 1/3 होगा, है ना। हाँ वही बात है, 1/3, ठीक है, बैठ जाइए, सही है। याद नहीं था? अब सुनो, क्वेश्चन में समझने वाला कौन सा बात था? सीधा सा बात पूछा गया था कि विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है या जो टोटल स्ट्रेंथ है वो किस पर निर्भर करती है? तो विधानसभा के 1/3, विधानसभा का जितना संख्या होगा उसका 1/3, है ना, ठीक है। अब बताइएगा, आप ये बताइएगा कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चयन शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है? 1/12, बैठ जाइए, ठीक है। हाँ आप बताइएगा, आप ये बताइएगा कि विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है? कौन कौन से? ठीक है, बैठ जाइए, सही है। आप उधर लास्ट में, हाँ आप ये बताएंगे कि विधानमंडल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? चर्चा विधानमंडल की स्थापना की। डोंट टॉक ईच अदर। ठीक, बैठ जाइए। 168, यानी ये सब बोल रहा था 168 बढ़ा रहा था सब लोग, है ना। अब बताइएगा, अब बताइएगा कि विधान परिषद में के सदस्य जो है उसमें से कितने सदस्य जो है उन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। राज्यपाल किन किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? हाँ कौन कौन सा? फेमस पर्सनालिटी, और 5 क्षेत्र से राज्यपाल विधान परिषद में लोगों को
मनोनीत करते हैं, वो 5 क्षेत्र कौन कौन सा है? हाँ? अच्छा, कल नहीं थे क्लास में, कहाँ थे? कहाँ थे, क्यों एब्सेंट थे? हाँ? ऑनलाइन आपको एक्सेस नहीं है? बैठ जाइए। आप बताइएगा कि विधान परिषद में ये जो 5 सेक्टर है, वो 5 सेक्टर कौन कौन सा है जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं? ठीक। सोशल, हाँ ठीक है, बोला सोशल साइंस वो सामाजिक विज्ञान है। चलिए अच्छा, हाँ घरे पढ़े कर लो है, आके पढ़ रहे हो, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ खड़ा हो जाइए। ना ना ना, वो सबसे पीछे। घर ना पढ़ना है जी, यह तो लिखना है केवल, है ना। मतलब पढ़ना मतलब कि याद करने वाला काम सब कहाँ करना है? घर पे करना है ना। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को कोई काम वाम रहता है जी? कोई काम वाम तो रहता नहीं होगा। मोबाइल वोबाइल का काम रहता होगा, है? मोबाइलों का तो काम रहता है, मोबाइल वोबाइल चलाने का काम नहीं रहता है। मेन टाइम उसी में, मेन कंज्यूमिंग टाइम वही है। तो यहाँ से जब जाइए, जो पढ़ के जाइए उसी दिन रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, तो आप बताइएगा कि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य रहे बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? इसमें से मतलब मान लीजिए विधानसभा का भी सदस्य नहीं है और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, तो मंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोलिए बताइए। बन सकता है। कितना दिन तक बना रहेगा? चलिए बगल में व्हाइट शर्ट, हाँ आप बताइए। 6 महीना, बिल्कुल गुड, बैठ जाइए। 6 महीना किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन वो जब मंत्री बनेगा तो 6 महीना के लिए, 6 महीने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो किसी न किसी सदन से उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब बताइएगा, सभी राज्यों में राज्यपाल होगा, है ना। तो सभी राज्यों में राज्यपाल होगा या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। आप बताइए। नहीं याद है? हाँ 153, बिल्कुल गुड, बैठ जाइए। 153 में बैठ जाइए आप लोग भी। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अच्छा, आप बताइएगा किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है? 73वां संविधान में, ठीक है। आप बताइएगा। हाँ बैठने के लिए बोले थे हम। आप बताइएगा किस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है? वो कह रहे थे 73वां। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? मतलब 73वां गलत है, मतलब वो गलत बताए। सही क्या है? 7, मतलब कि 7। हाँ ठीक है, 7 ठीक है, सही बता रही हैं आप। बैठ जाइए। 73वां में चल गए, 73वां पंचायती राज है, हैं? 7th 7वां संविधान संशोधन 1956, उसके तहत ये व्यवस्था किया गया एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। बैठ जाइए, ठीक है। अब बताइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? आप बताइए पीछे से, आपके बगल में। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? हाँ, किसके सिफारिश पर? ठीक है, बैठ जाइए। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर
या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद है, इसके सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब बताइएगा, राज्यपाल बनने के लिए संविधान में किन शर्तों का प्रयोग किया गया है, या कौन सा शर्त रखा गया है? हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाइए। चलिए अब बताइएगा कि सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के संबंध में जो प्रमुख 2 सिफारिशें की थी, वो कौन सी सिफारिश थी? हाँ? नहीं आए थे उस दिन, बैठ जाइए। हम्म ठीक है, बैठ जाइए, सही है। अब बताइएगा, अब बताइएगा कि किस आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त कर देने की सिफारिश की थी? गुड, बैठ जाइए। आप बताइएगा, अब ये बताइएगा कि विधान परिषद में पंचायत और नगर निगम के सदस्यों के द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? कल नहीं आए थे आप? ठीक, बैठ जाइए। हाँ, नहीं याद है? 1/3, बिल्कुल, गुड, बैठ जाइए। 1/3, 1/3 जो है वो नगर स्थानीय जो निकाय है, और स्थानीय निकायों के लोग चुनते हैं, ठीक है। क्या कल आई थी आप? रिवीजन नहीं किए थे? ठीक, कोई बात नहीं, आप कहिएगा, मैं रिवीजन कर लूँगा कभी कभी, है ना। अब बताइए, ये विधान परिषद जो है, विधान परिषद में विद्यार्थियों के द्वारा, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? नहीं याद है? आप बताइए। 1/12, गुड, बैठ जाइए। 1/12, बैठ जाइए। अब बताइएगा कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितना? 25 ईयर्स। ठीक, अब बताइए, सही बता रही है, गलत बता रही है? 30, 25, आप सही बता रही हैं, बैठ जाइए। विधान परिषद में 30 ही है ना, विधानसभा के लिए 25 है, ठीक है, बैठ जाइए। अब बताइएगा, ये बताइएगा कि विधान परिषद को किसी राज्य में रखना है या फिर उसको खत्म कर देना है, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? किस प्रकार से? विधानसभा के पास ये अधिकार है, और लिखित नहीं, यहाँ पे प्रपोजल पास होता है। विधानसभा अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पास करेगी और पार्लियामेंट को भेज देगी, ठीक है। फिर पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट करता है तो जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक पेंडिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन डिमांड विधानसभा ही करेगा। बैठ जाइए, ठीक है। अब बताइएगा, अब ये बताइएगा कि यदि किसी राज्य में विधानमंडल भंग हो जाता है ना, मतलब विधानमंडल नहीं चल रहा है। अब विधानमंडल नहीं चल रहा, इसका मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव पढ़े आप लोग, है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भी वोट करते हैं, है ना। तो मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव है और बिहार का विधानमंडल भंग हो गया, मतलब विधानसभा भंग चल रही है, कोई निर्वाचित नेता भी है नहीं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक राज्य का विधायक ही नहीं है ना।
तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव होगा या फिर टाल दिया जाएगा और इंतजार किया जाएगा कि पहले चुनाव हो जाए? चुनाव होगा इलेक्टोरल कॉलेज के पूरा किए बिना, क्योंकि एक राज्य के विधायक तो होंगे नहीं। ऐसा कहीं भी हो सकता है कि चुनाव के टाइम पर किसी राज्य को सरकार बर्खास्त हो गई हो, वहां पर विधायक नहीं हो उस समय टाइम पर। तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव टाल दिया जाएगा? होना चाहिए। प्रक्रिया क्या है, होता है कि नहीं होता है? होता है, होना चाहिए। टाल दिया जाएगा, इंतजार किया जाएगा इसका होने का, है ना? ठीक है। चुनाव होना चाहिए मतलब होता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब ये भाव आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे होगा मतलब चुनाव टाला नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो रहा है फिर भी चुनाव होगा राष्ट्रपति का। विधानसभा विधायक है ना, विधायक तो वोट देते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। विधान परिषद कैसे देगा? विधान परिषद तो है ही नहीं इलेक्टोरल कॉलेज में। पढ़ा है ना कि विधान परिषद और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, राज्यसभा वाले नॉमिनेटेड, यहाँ के जो हैं इलेक्टेड भी, वो लोग वोट नहीं देते हैं, कल विधानसभा वोट देता है। इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के बिना पूरा किए हुए भी इलेक्शन होगा। हाँ तो विधानसभा में निर्वाचित ना होता है जी सब, विधानसभा के विधायक लोग तो निर्वाचित ना होता है, मनोनीत थोड़ी होता है। होगा मतलब अगर ये नहीं भी होंगे तो होगा। हाँ होना चाहिए, नहीं होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं भी होगा तो भी चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज नहीं हो रहा है पूरा, इसका मतलब कि विधायक वोट नहीं दे रहे हैं। अब वोट नहीं दे रहे इसका मतलब ये होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो रहा है, तो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा? नहीं होगा। अच्छा हाँ नहीं होगा। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। कितने लोगों को होता है कि चुनाव होगा जी? कि नहीं चुनाव होगा, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं भी पूरा हो रहा है फिर भी चुनाव हो जाएगा? है? होगा। क्यों होगा? जबरदस्ती है। हाँ हाँ तो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हुआ ना, एमएलए नहीं है तो उनको होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता है मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा फिर भी चुनाव होगा। ठीक है बैठ जाइए। अच्छा कितने लोग मानते हैं कि नहीं होगा चुनाव, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा तभी होगा, बिना इलेक्टोरल कॉलेज के पूरा हुए नहीं होगा? इसमें कोई नहीं मानता है? बिल्कुल, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति का चुनाव होके रहेगा, है ना? तो जो लोग भी कह रहे थे कि होगा वो सही है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो या ना हो, राष्ट्रपति के चुनाव का डेट फिक्स है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा और ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ना? यही आपको कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर किसी एक राज्य में नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ उस जो स्टेट में नहीं हो उस स्टेट वोट नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव डिले नहीं होगा, है ना? आबिद जावेद अक्विली पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है सर? राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तो कहाँ थे सर? राष्ट्रपति जब पढ़ा तो पढ़ा था ना इलेक्टोरल कॉलेज कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है, समझना था ना कि भाई इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, और इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, है ना? तो यही लोग होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, यही लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हो सकता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के समय पर विधानसभा भंग चल रही हो, है ना? तो विधानसभा जहाँ भंग हुई तो विधायक नहीं होंगे, तो जब विधायक नहीं होंगे तो लोग वोट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि इंतजार किया जाएगा कि नहीं इनका पहले चुनाव हो जाए उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, नहीं। जो स्टेट में विधायक रहेंगे उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा, जहां पर भंग चल रहा होगा वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोग यहां पे बात कर चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे क्या है तो देखिए इसमें आगे कुछ खास बातें इसमें है नहीं,
मेनली जो बात था, जो हमने कल आपको बता दिया है कि उच्च सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, एज वेज, वो सारा चीज वही यहाँ का मेन मुद्दा है। बाकी एज वेल एज जो प्रक्रिया है यहाँ पर कानून बनने की, जैसे संसद में होता है वैसे यहाँ पे होता है। जैसे वहां पर अब जो एक अंतर है वो ये है कि आप यहाँ पे आप देखते हैं कि जो दो हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहां पर भी लोकसभा राज्यसभा था। तो यहाँ जैसे वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता था वैसे यहाँ भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना, यानी कि पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी, लेकिन अब देखिए अंतर क्या है कि वहां राज्यसभा का जो सभापति होता था वो उपराष्ट्रपति होता था, लेकिन यहां पर ऐसा उपराज्यपाल जैसा कोई पोस्ट नहीं है या कुछ नहीं है कि उसको यहाँ पे सभापति बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद में क्या होता है कि यहाँ होता है सभापति, है ना, चेयरमैन। तो ये जो सभापति है ये कोई उपराष्ट्रपति या कोई अलग आदमी नहीं है, ये इसी का मेंबर होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद का जो अध्यक्ष जो सभापति है वो विधानसभा का मेंबर होगा, विधान परिषद का मेंबर होगा। ठीक है, यहाँ का, और यहाँ अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता था तो यहाँ अध्यक्ष होगा, है ना, यहाँ पर स्पीकर होता है। ठीक है, और वहां पर सभापति होता है। ठीक है, और यहाँ पे इनका वही काम है जो काम यहाँ पर बाकी लोगों, मतलब जैसे वहां पे लोकसभा का अध्यक्ष करता है वैसे यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो जो काम आपके दिमाग में वहां पर है, जो आपको सारा बात बढ़ाया लिखाया समझाया गया है कि यहाँ पर क्या करता है, तो सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखता है ना, डिसिप्लिन को मेंटेन कराता है। सदन के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसके मर्जी से होता है ना, जो विधानसभा के अध्यक्ष से पूछा जाएगा, इसके मर्जी के हिसाब से चीजों को यहाँ पर किया जाएगा। एज वेल एज विधान परिषद में भी वही होगा, सभापति। ठीक है, यहाँ पर क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी प्रोटेम स्पीकर होता है। जब संसद में पढ़ाया था तो आपको बताया था ना प्रोटेम स्पीकर के बारे में, है ना। तो यहाँ पर भी जैसे ये अध्यक्ष है तो अध्यक्ष से पहले जो बात होती है वो बात होती है प्रोटेम स्पीकर की, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सामयिक अध्यक्ष, है ना, जो कुछ समय के लिए होता है ना। तो सामयिक अध्यक्ष तो होता क्या है, और एज वेल एज जैसे वहां पे 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, यहां भी होता है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। वहां राष्ट्रपति बुलाते हैं, यहां राज्यपाल बुलाता है। ठीक है, जो पढ़े थे ना कि भाई जो सत्र का आह्वान है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ सत्र का आह्वान कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, सत्र का जो स्थगन हो जाता है, सत्र को जो सत्रावसान जिसको बोलते हैं, डेथ ऑफ सेशन, है ना, क्योंकि हर सेशन का अपना एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद सेशन खत्म हो जाता है। तो जैसे केंद्र में सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करता था, उसका सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति करता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सत्र का आह्वान राज्यपाल करता है और सत्र के अवसान की घोषणा भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, स्थगन कुछ समय के लिए होता है ना। तो जैसे आप पढ़े थे कि स्थगन जो सस्पेंशन होता है, तो स्थगन वहां पर लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता था, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता था। वैसे यहां पर अगर विधानसभा को स्थगित करना होगा कुछ दिन के लिए तो वो काम राज्यपाल नहीं करेगा, बल्कि वो काम कौन करेगा, तो वो यहाँ पर जो है सो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, यहाँ विधानसभा में इसका सभापति करेगा। ठीक है, जो चीजें वहां पे आपने पढ़ी है वही चीज को यहाँ आपको स्टेट के संबंध में जो वहां पे राष्ट्रपति कर रहा है वो यहाँ पर राज्यपाल कर रहा है। ठीक है, राज्य के संबंध में अगर आपसे पूछा जाता है कि धन विधेयक जो है, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि धन विधेयक पर राज्य में किसकी पूर्व अनुमति ली जाती है, किसकी ली जाएगी, राज्यपाल की ली जाएगी, क्योंकि वहां पर लिया जाता है किसका, राष्ट्रपति का। तो वहां चूंकि राष्ट्रपति का लिया जाता है इसलिए यहाँ पर राज्यपाल का लिया जाएगा। ठीक है, वहां पर भी धन विधेयक का कोई विधेयक, धन विधेयक है अथवा नहीं, निर्णय कौन करता था, विधानसभा का अध्यक्ष करता था, सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष करता था। तो राज्य में कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, है ना। एज वेल एज जो प्रक्रिया वहां पे जितना आपने पढ़ा है, कहा जाता है कि देखिए जिसका सेंटर ठीक है, सेंटर ठीक है मतलब कि जिसका सेंटर का स्टडी ठीक है स्थिति में है, मतलब कि केंद्र सरकार ठीक से पढ़ा है, उसको स्टेट में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिसका सेंटर गड़बड़ है उसका स्टेट तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सीधी सी बात है ना। अब इसका सेंटर गड़बड़ हो जाए ना, अब जैसे हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये तो एकदम मिडिल पाथ है, एकदम बीच में हम लोग को खड़ा रखता है, टाइट रहते हैं हम लोग, है ना।
अगर स्पाइनल कोड गड़बड़ हो आदमी कैसे हो जाएगा, आदमी झुक जाएगा तुरंत, है कि नहीं? देखते ना कितना कितना आदमी सब एकदम झुक जाता है, झुक के चलता है ना, क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मुड़ जाता है ना। तो वो क्या है, वो सेंटर है, वो मध्य है। तो मध्य अगर ठीक रहा आपका तो क्या होगा, आप ठीक जगह से सभी जगहों पर कंट्रोल कर लेंगे या चीजें आप ठीक तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन सेंटरिंग गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो दोहरी सरकार चलती है केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, तो एज वेल एज वैसे ही चलती है जैसे कि केंद्र में चलता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की यदि पूरी व्यवस्था आप ठीक से समझते हैं तो आपको राज्य सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बेसिक अंतर थे या जो दिक्कतें थी, है ना, जो डिफरेंसेस थे, वो मैंने आपको कल यहां पे बता दिया था कि भाई विधानसभा में ये है, विधान परिषद में ये है। बाकी काम की प्रक्रिया की अगर बिल कैसे एक्ट बनता है तो एकदम सेम चीज है ना। इसलिए मैं उसको लिखा नहीं रहा हूं कि वो आपका प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन हो जाएगा। सेम बातें जो वहां पे है वही, बस आपको क्या है, अपना दिमाग खुला रखना है। राज्य का बात है तो उसी फॉर्मूला को क्या करना है, राज्य में डाल देना है। केंद्र का बात है तो केंद्र में डाल देना है। बस क्या है कि पद बदल जाएगा, है ना। केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति रहेगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। राज्य में होगा तो राज्यपाल होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का सभापति होगा, है ना। जो अंतर है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो सभापति है, ये सभापति यहाँ पर इसी का मेंबर होता है। ये लोग अपने में से चुनते हैं सभापति, है ना। तो और यहाँ जैसे विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है वैसे वहां पे विधानसभा का सभापति चुना जाता है। यहाँ पर भी जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव होने के बाद राज्यपाल जो है वो एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करता है। जैसे केंद्र में आपने पढ़ा था कि एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कितना काम होता है जी? 2 काम होता है ना। 2 काम कौन कौन सा होता है? हाँ, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराना और नए सदस्यों का शपथ कराना, है ना, यही उसका काम होता है। तो या राज्य में भी प्रोटेम स्पीकर का यही काम है, 2 है ना। तो पहला काम वो क्या करेगा, तो पहला काम तो ये करेगा कि वो शपथ दिला देगा। जितने नए सदस्य हैं उन सबको क्या कर देगा, शपथ दिला देगा, ठीक है। और उनको शपथ दिलाने के साथ क्या कर देगा, एक तो यहाँ पे उनको शपथ दिलाएगा और दूसरा क्या करेगा, नया जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है ना, उसका चुनाव करा देगा, ठीक है। तो सारा चीज प्रक्रिया वही है। बिल एक्ट बनने में यहां पर भी 3 प्रोसेस जाता है। पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसको प्रथम चरण कहते हैं, जैसे केंद्र में आपने पढ़ा था फर्स्ट फेज, जिसमें बिल केवल इंट्रोड्यूस होगा और बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित हो जाएगा। और राज्य की बात करें तो ठीक है, पहला चरण में केवल इतना काम होगा। दूसरा चरण में क्या होगा कि बिल का जो प्रति है, जो कॉपी है, वो सारे मेंबर्स को बांट दिया था कि लीजिए भैया पढ़िए बिल में क्या क्या बातें लिखी हुई है ना। उसके बाद हो सकता है कि 1-2 दिन की छुट्टी भी कर दी जाए ताकि सब लोग बिल पढ़ के आए अच्छा से, तब ना बिल पर बहस करेंगे, बिना पढ़े क्या बहस करेंगे। तो ये हो जाएगा। दूसरे में उसको भेज दिया जाएगा कि भैया बिलों पर बहस करिए, मतलब पढ़ के आइए, पढ़ के उस पर बहस होगा, चर्चा होगा, ठीक है। जब बहस और चर्चा पूरा हो जाएगा तो थर्ड फेज में होगा मतदान, वोटिंग होगी, है ना। और वोटिंग करके एक सदन जो है सो बिल को पास कर देगा, है ना। मतलब अगर पास हो गया तो पास कर देगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा पास। अगर पास कर दे तो फिर ये जाएगा सेकंड फेज में, मतलब सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जाएगा तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, विधान परिषद राज्यसभा के जैसा ताकतवर नहीं है। पहले ही क्लास में आपको बताए थे, विधान परिषद के बाद कोई भी विधेयक जो है, एक तो जैसे कि धन विधेयक तो आप यूनिवर्सली जानते हैं कि वहां सेंटर में भी राज्यसभा का धन विधेयक पे कोई नहीं कुछ नहीं चलता है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास करके भेज दी तो ठीक है, और नहीं भी पास करती है तो क्या होता है, मान लिया जाता है कि पास हो गया, है ना। तो यहां पर भी हुई है। लेकिन अन्य विधेयकों के मामले में अगर राज्यसभा पेंडिंग कर दिया तो पास नहीं हो पाता है, उसलिए फिर कंबाइंड सेशन बुलाना पड़ता है। तो लेकिन यहां पर क्या है, कोई विधेयक नॉर्मल सा विधेयक है, यहां गया तो 3 महीने तक आप उसमें अपना जवाब दे दीजिए या लिख दीजिए, जो भी आप रिफॉर्म करवाना चाहते हैं वो विधान परिषद रिफॉर्मेशन के लिए विधानसभा को बोल सकती है। जब 3 महीना हो जाएगा तो विधानसभा एक नोटिस भेज देगा विधान परिषद को कि अब 1 महीना का टाइम हम आपको और देते हैं कि आप जो है इस विधेयक पे क्या अगर कोई सुधार चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप हमको बताइए, है ना। अगर नहीं बताएंगे, 4 महीना भी बीत जाएगा तो वैसा विधेयक विधानसभा पारित मान लेगी कि यहां से पारित हो गया। ऐसा केंद्र में नहीं होता है। केंद्र में राज्यसभा ने अगर किसी बिल को पेंडिंग कर दिया तो पेंडिंग, है ना, फिर उसको पास करवाने के लिए फिर आपको बुलवाना पड़ेगा कंबाइंड सेशन।
यहां पर उसका कोई जरूरत नहीं है। यहां पे ऐसा है कि कोई बिल यहां से पास होकर के गया, 3 महीने तक विधानसभा कुछ नहीं पूछेगा, 3 महीने तक आप मतलब लंबित रख सकते हैं। 3 महीना में अगर आपने कुछ भी आंसर नहीं किया, तब ये कहेगा कि भाई फिर 1 महीने का टाइम देगा कि 1 महीना में आप हमको बताइए कि आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। अगर ये बता दिए तो रिफॉर्म कर दिया जाएगा, और अगर कुछ नहीं बताते हैं तो 4 महीने के बाद बिल स्वतः पास मान लिया जाएगा, है ना, अपने आप पास मान लिया जाएगा कि भाई बिल पास हो गया, ठीक है। और यह जो रिकमेंडेशन करके भेजेंगे, जो सुधार करके भेजेंगे, उस सुधार को विधानसभा माने ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है। उसकी इच्छा, अगर उसको लगता है कि सुधार सही है, जायज है, तो मान लेगा, और अगर उसको लगता है कि नहीं सुधार ठीक नहीं है, सुधार में कमियां हैं, इसलिए नहीं माना जा सकता, तो नहीं भी मानेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। समझे बात? तो इस चीज को जो है सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, हाँ, 3 महीने का समय पहले रहता है, उसके बाद फिर 1 महीने का टाइम देता है। यानी कि टोटली अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टीमेट तौर पर कोई विधेयक विधान परिषद के पास कितना दिन तक पेंडिंग रह सकता है, तो 4 महीना, ठीक है। अल्टीमेट तौर पर अगर पेंडिंग रहेगा तो 4 मंथ तक रहेगा। अब देखिए, अब इस सिचुएशन में एक सवाल मन में तो आना चाहिए कि फिर विधान परिषद का महत्व क्या है। जब इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य इन्फोर्सेबल टाइप का नहीं है ना, बाध्यकारी प्रकृति का नहीं है, फिर विधान परिषद की क्या हो सकता है ना। और शायद इसी वजह से बहुत सारे राज्यों ने नहीं भी रखा है। इतना बड़ा देश है, इसमें से केवल 6 राज्यों के पास है, बाकियों के पास नहीं है। तो क्या रीजन है, या क्या ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी विधान परिषद को रखना ठीक बात है? क्या लगता है, विधान परिषद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सेवा करते हैं कि करवाते हैं जी? नहीं, ठीक है, करते हैं, है ना, करवाते हैं नहीं, करते हैं, ठीक बात है। सेवा देने के लिए आते हैं, अब कितना देते हैं तो भगवान समझे, है ना। लेकिन ये बेसिकली बनाया गया है, जो मैंने आपको बताया था, इस उद्देश्य से कि जो हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, जो जनता के बीच चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन उनके पास योग्यता है कि उनकी योग्यता का लाभ सरकार उठा सकती है, अच्छा नियम कायदा कानून बना सकती है, तो वैसे संबंध में इसको लाया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है कि विधानसभा में जो लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उनको यहां पर ला दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र में जनता ने जिसको नकार दिया, उसको फिर से जनता पर थोपने का प्रयास है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग को लाइए जो चुनाव नहीं लड़ा है और योग्यता है ना, इंटेलेक्चुअलिटी है उनके पास, वैसे लोगों को लेकर के आइए, तो वो हो सकता है। लेकिन अब मेन बात है कि इसका जो कार्य है या जो इसके पास शक्तियां हैं, वो राज्यसभा के बराबर नहीं है। राज्यसभा से शक्तियों में तुलना नहीं हो सकती, राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है इसके मामले, क्योंकि कुछ कुछ मामले में फिक्स है कि वो बिल पहले राज्यसभा में ही आएगा। ऐसे कौन सी स्थितियां जिसमें राज्यसभा ताकतवर आपको दिखती है जी? और हाँ, बिल्कुल, गुड। हाँ, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि IAS, IPS, IFS, है ना, इन सर्विसेज में यदि कोई बदलाव करना है तो उसके संबंध में भी कोई विधेयक लाया जाएगा तो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, कारण कि ये सर्विस के लोग राज्यों में सर्विस देते हैं, है ना। ये केंद्र में कम सर्विस देते हैं, राज्य में ज़्यादा सर्विस देते हैं, तो इसलिए इनके संबंध में कोई बदलाव होता है तो राज्यसभा की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसके अलावा आप देखिए तो ये तो दोनों है कि फिक्स है कि राज्यसभा में ही आएगा, है ना। लेकिन आप देखिए कि संविधान संशोधन के लिए कंपलसरी है कि लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अलग से पारित हो। राज्यसभा अगर पारित नहीं करेगी तो कोई संविधान संशोधन होगा ही नहीं, सरकार कितना भी हाथ पर पटक ले या कितना भी प्रयास कर ले। तो कहने का मतलब है कि वहां पर राज्यसभा के पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा के पास या विधान परिषद के पास
राज्यसभा की तुलना में शक्ति नहीं है। तो प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इस तरह के प्रश्न आपको मेंस में पूछा जाएगा कि विधान परिषद की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले, है ना, है ना। ये बेसिकली आपसे सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा विधान परिषद का, और आपसे ये भी पूछा सकता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है इसकी, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? भाई ऐसा हम क्या बता दें इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए भाई? ये भी कहिए कि भी बताए हैं कि क्यों होना चाहिए। हाँ तो ये भी बात बोले ना, हाँ हाँ, तो कल निगेटिव एंगल पड़ेगा तो दूसरा आदमी सुनेगा कि लगता है विधान परिषद का विरोधी आदमी है, हाँ? देखिए सवाल आपसे ये पूछा सकता है, और कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के बारे में अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्या उसको हटा देना चाहिए, क्या वो खत्म कर देना चाहिए, तो आपका स्टैंड होना चाहिए कि नहीं, खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने उसको संविधान में रखा है और विधान परिषद का कंसेप्ट तो संविधान में है ही, है ना। ये अलग बात है कि ये उतना पावरफुल नहीं जितना कि राज्यसभा, लेकिन फिर भी इसका महत्व तो है, इसका सिग्निफिकेंस तो है। यहां से कोई बिल पास होकर के जाता है, ठीक, इसके पास प्रभावकारी भूमिका नहीं है, लेकिन वो उसको रीचेक तो करता है ना, रीचेक करने वाली एक संस्था तो है जिसको देखती है कि भाई कोई कमी या कोई ज्यादा कोई ये तो नहीं रह गया। चलिए, इसका सिफारिश भी विधानसभा नहीं मान सकती है या उसको मानने की बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती होगी ये इसको कंसीडर करेगा तो देखना तो पड़ेगा। तो कम से कम मतलब अगर दो संस्थाएं हैं तो ये दो संस्था जो है वो किसी भी स्थिति में अगर कोई कानून बन रहा है तो कम से कम दो जगह उसको पढ़ा जाएगा, दो जगह उस पर डिस्कशन होगा, तो जरूर है कि एक अच्छा कानून बन करके निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको रखना चाहिए। लेकिन हाँ, इसकी जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करते हुए, है ना, जैसे कि अगर हारे हुए लोगों को ला रहे हैं तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि वो हारे हुए लोग जो विधानसभा चुनाव हार गए उनको विधान परिषद में न लाए। इसके अलावे इसकी अनिवार्यता इस बात पर भी निर्भर करती है कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्योंकि इसका ठीक एक महत्व है, लेकिन अब राज्यसभा जितना तो महत्व है नहीं। तो मान लीजिए कि राज्य का अर्थव्यवस्था पहले से खराब है और अलग से वो एक इंस्टीट्यूशन डेवलप कर ले, तो यहां पे जो लोग आएंगे इनका वेतन भत्ता सुख सुविधा तो देना पड़ेगा ना, तो राज्य को तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, है ना, राज्य को अलग से। तो अगर कोई राज्य आर्थिक तौर पर सक्षम है, इकोनॉमिकल इंपावर है, उसको लगता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो एक अलग से संस्था डेवलप कर सकती है, उस संस्था पे एक्सपेंस कर सकती है, उस पर खर्चा कर सकती है, तो वो उससे होने वाले फायदे का लाभ उठाए। लेकिन यदि कुछ राज्य को ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी आर्थिक संसाधन नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि हम अलग से एक संस्था को डेवलप कर ले और उस पर अलग से हम एक्सपेंस करें, तो ऐसे में वो राज्य ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं वर्तमान में यही कंसेप्ट चल रहा है, इसी वजह से कुछ राज्य इसको रखे हुए हैं और कुछ राज्य इसको नहीं रखे हुए हैं, ठीक है, और कुछ राज्य इसको रखने के प्रोसेस में भी हैं, है ना। कुछ बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इसको रखने के, इसके बनाने के लिए अपना प्रोसेस में लगा हुआ है, पार्लियामेंट के पास वो अपना जो आवेदन है वो दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ही इस संस्था को अपने यहाँ रखने या न रखने पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अनिवार्यता की बात की जाए कि इसका महत्व है कि नहीं, तो इसका महत्व है क्योंकि ये एक दूसरा जगह है जहां से एक बिल को फिर दूसरा बार रीचेक किया जाता है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जो जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है वो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर इसको खत्म कर दिया तो वैसे लोगों के लिए स्कोप खत्म हो जाएगा, वो लोग कहाँ से आ पाएंगे, यहाँ तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वैसे लोगों की योग्यता को लाभ सरकार ले सकती है विधान परिषद के माध्यम से, इसलिए विधान परिषद का होना जरूरी है, विधान परिषद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या भाई, अखिल भारतीय का मैटर विधान परिषद में क्यों जाएगा? पहले तो जाने का ही मतलब तो संसद में ना जाएगा, यहाँ पे क्यों जाएगा? वो तो संसद का मामला है ना, वो राज्यसभा जाएगा, यहाँ तो आता ही नहीं है कभी ना, यहाँ भी नहीं आता, वहाँ क्या आएगा? अखिल भारतीय सेवा का मामला है, देश की संसद तय करेगी, ये पार्लियामेंट देखेगी, है ना, ठीक है, यही है ना, है?
हाँ हाँ, तो स्टेट सर्विस के लिए जरूरी नहीं है कि विधान परिषद के स्टेट सर्विस के लोग जाना काहे काम करने, स्टेट में ना करना है। कभी मुंगेर जाइए, कभी नालंदा जाइएगा, कभी छपरा जाइएगा, कभी सिवान जाइएगा, कभी गोपालगंज जाइएगा, मधेपुरा जाइएगा, सुपौल जाइएगा, अररिया जाइएगा, यही ना होगा जी, और कहाँ जाइएगा, है ना। तो विधानसभा में डिस्कस होगा, दोनों हाउस है तो वहां पे डिस्कस हो जाएगा, है ना। अब आपको कहीं और नहीं ना भेजना है, तो कहीं और नहीं भेजना है तो विधानसभा के लोग तो आपके ही राज्य के लोग हैं ना, ये थोड़ी ना बाहर के लोग हैं। अब लोकसभा राज्यसभा में स्थिति क्या बनती है, वहां स्थिति बनती है कि अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं। स्टेट और ऑल इंडिया सर्विस में अब कोई बिहार में काम कर रहा है, कोई केरल में काम कर रहा है, कोई तमिलनाडु में काम कर रहा है। पीसीएस के साथ ऐसा थोड़ी बात है, जिस सर्विस में स्टेट सर्विस में आप ज्वाइन करेंगे उस स्टेट सर्विस में आप जॉब करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म होगा और आपके स्टेट के व्यक्ति, आपका सीएम कभी पीएम बन गया तो आपको लेके जा सकता है सेंटर में। ऐसा होता है, जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो अपने गुजरात के अधिकारियों को लेकर के आए सेंटर में, तो हो सकता है ना, कि कुछ फेवरेट लोग हों, मुख्यमंत्री का भी अपने नीतीश जी ट्राई कर रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे, है ना। चुनाव का अगर कहीं मान लीजिए संभव तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि गणित फिट नहीं बैठ रहा है। बिहार में 40 गो लोकसभा का सीट है ना, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 गो सीट लाना पड़ेगा ना, तो 272 गो सीट कौन लाएगा, है ना। इसमें बिहार के पास चूंकि 40 सीट है, तो अगर पहले मान लीजिए कि अलायंस हो भी गया, एक प्रकार से गठबंधन हो भी गया कि ठीक है हम लोग आपको अपना नेता मानते हैं, आप चुनाव लड़े, जब चुनाव हो जाएगा, जब सीट आ जाएगी, तो बिहार से अगर खूब आएगा तो 40 गो आएगा, तो सब 40 के 40 तो ये जीत नहीं जाएंगे। 40 में और भी तो पार्टियां हैं, वो भी तो कुछ जीतेंगे। ऐसा तो नहीं होगा इतना स्थिति खराब हो जाए कि एकदम बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना, कुछ सीट तो वो भी जीतेगी। ऐसे में सीट इनके पास और कम हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा का सीट है, तो वहां से अखिलेश जी हैं, अगर उनको मान लीजिए 50 से ज्यादा लोकसभा का सीट आ जाए, अब बिहार में टोटल 40 गो है, तो किसको प्रधानमंत्री मानेंगे, तैयार होंगे वो, उनको प्रधानमंत्री बनना खराब लगेगा। प्रधानमंत्री पद के साथ यही समस्या है, कोई कहता है कोई छुपाता है ना, लेकिन सबके दिल में ये बसता है कि काश एक बार हम पीएम बन जाएं। तो गठबंधन की पॉलिटिक्स इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाती है प्रधानमंत्री के मामले में। आप उठा करके देख लीजिए इतिहास, 77 में इंदिरा जी से लोग एकदम परेशान थे, इंदिरा जी ने कुछ ऐसे काम कर दिए थे कि लोग एकदम त्रस्त हो गए थे, तब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने और जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में। लोग परेशान थे एकदम कि भाई बहुत बुरा हो रहा है देश में, तो सब लोगों ने मिल करके जनता पार्टी को जिता दिया। जनता पार्टी सभी क्षेत्रीय पार्टियों का एक ग्रुप था, जैसे अभी कैसे वर्तमान सरकार के खिलाफ एक ग्रुप बन रहा है अगेंस्ट में, वैसे इंदिरा जी के अगेंस्ट में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप बना। चुनाव हुआ, चुनाव में इंदिरा जी हार भी गई, अपना सीट खुदे हार गई, है ना, खुद ही राय बोली। प्रधानमंत्री अपना सीट हार गई तो बहुत बड़ा बात होता है, हार गई। लेकिन वो सरकार जो बनी, वो सरकार 5 साल का टेन्योर भी कंप्लीट नहीं कर पाई, 79 में ही सरकार गिर गई। 77 में चुनाव हुआ, सरकार बनी, 79 में सरकार गिर गई। और इसी बीच 2 प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। क्यों? क्योंकि सबके मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना तैर रहा था, सबको ये सोच रहा था कि आदमी तो हमारे वजह से प्रधानमंत्री है ना, क्योंकि हम सपोर्ट दिए, हटा लेंगे तो होगा। मोरारजी देसाई के साथ यही हुआ, मोरारजी देसाई से लोगों ने समर्थन खींच लिया, उनकी सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, फिर चौधरी चरण सिंह जब बन गए तो और फिर लोगों ने अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया, बाकी लोग को भी प्रधानमंत्री बनने का मन था। ऐसे में बहुमत प्रूव नहीं हुआ और चौधरी चरण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। 90 के दशक में आप देखिएगा, 90 का दशक जो है वो पूरा गठबंधन का युग है ना। तो 90 के दशक में सरकारें सी, कभी कोई 6 महीना के लिए प्रधानमंत्री बनता था, कोई 3 महीना के लिए, कोई 14 दिन के लिए, कोई 13 दिन के लिए, ऐसी स्थिति थी 90 के दशक में। क्यों? क्योंकि बहुमत नहीं होता था किसी के पास। उसके बाद बहुत दिन के बाद 99 में जो सरकार बनी, एनडीए की सरकार, वो भी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी बड़ी स्थिति में थी, मजबूत स्थिति में थी, तो इसलिए वहां पर गठबंधन की सरकार 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर पाई। फिर 2004 और 2009 में जो यूपीए की सरकार बनी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी, अच्छा खासा सीट था उसके पास, तो गठबंधन को समझ में आ गया कि हम इधर उधर करेंगे भी तो कुछ खास फायदा हमको होने का नहीं है, तो इसलिए वो गठबंधन की सरकार वहां पे चल गई। 14 से अभी तक जो सरकार चल रही है वो बहुमत की सरकार चल रही है, इनकी अपनी ही सीटें 272 से ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब गठबंधन होता है, अलायंस होकर के जब सरकारें चलती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार बहुत इंडिपेंडेंट या लिबर्टी से काम नहीं कर पाती, क्योंकि जो गठबंधन के लोग होते हैं
उनका भी प्रेशर होता है, क्योंकि सरकार को पता होता है कि सरकार चल रही है सहयोग से, है ना, तो सहयोगी पार्टी का भी बात मानना सुनना समझना पड़ता है, नहीं मानेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की स्थिति वहां पे चलती है। ओके, तो यहां पर जो है विधान परिषद, इसका भूमिका उतना नहीं है जैसा कि मतलब वहां पर राज्यसभा का है, ठीक है। तो स्टेट सर्विस के जो लोग होते हैं वो स्टेट में ही काम करते हैं। अगर ऐसा कभी मौका बना कि अपने स्टेट का कोई व्यक्ति पीएम बनता है और वो आपके काम से बहुत प्रभावित है, आप अच्छा काम किए हैं, तो वो आपको अपने साथ लेकर के सेंटर में जा सकता है, सेंट्रल डिप्यूटेशन पे आप जा सकते हैं। अन्यथा सेंटर में जनरली आईएएस लोग या जो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं या यूपीएससी के जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वही काम करते हैं, है ना। इसलिए वो डिस्कस होता है राज्यसभा में, ठीक है, क्योंकि राज्य या केंद्र कहीं पर भी उनको काम करना पड़ सकता है। लेकिन स्टेट सर्विस के जो व्यक्ति हैं वो उनको काम केवल स्टेट में ही करना है, राज्य में ही करना है ना। यही ट्रांसफर होता रहेगा, कभी कहीं से कहीं, कभी कहीं से, कभी उत्तर बिहार, कभी दक्षिण बिहार, है ना, यही होता रहेगा। अपना कैबिनेट क्यों होगा? सेंटर में कैबिनेट होता है अपना अपना, क्या ऐसा भी पढ़ाए हैं कि सबका अपना अपना? वो कैबिनेट में वो सचिवालय है, सेक्रेटरी होता है, हाँ, तो यहाँ पे भी होता है सचिवालय, है ना, बिल्कुल, यहाँ पर भी इसका अपना सचिवालय होता है जैसे, और वो अंदर में नहीं होता है, अधिकारी लोग बैठते हैं, है ना। जो ये यहाँ जो ये जो जगह है, तो ये सब अधिकारी लोग होते हैं, है ना, जो रिकॉर्ड डेटा रखते हैं, है ना। ये विधानसभा, विधान परिषद में, और इधर ये विधानसभा में, है ना। तो इन लोगों का भी अपना सचिवालय होता है, ठीक है। विधानसभा का अपना होता है, इनका विधान परिषद का अपना होता है। ये लोग वहाँ पे सारा डाटा रिकॉर्ड रखते हैं कि विधानसभा में आज क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, वो सब विधानसभा में, और विधान परिषद का डाटा सब विधान परिषद में रखा जाता है कि यहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी जाती है। क्या इसमें भी मैक्सिमम आईएएस लोग ही होते हैं, है ना, हाँ, लेकिन इनके कोऑपरेटिव के तौर पे पीसीएस के ऑफिसर्स को रखा जाता है, मतलब सहयोगी के तौर पर उनको सहयोग करने के लिए कोऑपरेटिव। हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीसीएस रखा गया है, उस पीसीएस इसलिए रखा गया है ताकि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग हैं उनको बैक सपोर्ट मिले, है ना। क्योंकि आप देखते हैं कैडर अलग अलग होता है ना। अब बिहार के आदमी को मिल गया तमिलनाडु कैडर, ठीक है, तब तमिलनाडु के वस्तु स्थिति से वो अवगत नहीं ना है, तो तमिलनाडु के बारे में उसको कौन बताएगा? वहाँ के पीसीएस का जो अधिकारी है, जो वहाँ का एसडीएम होगा, जो वहाँ का डीएसपी होगा, वो उसको अवगत कराएगा, वहाँ का स्थानीय भाषा जानता होगा, है ना। चाहे अपने यहाँ केरल का देखते लोग डीएम लोग रहता है ना, कोई केरल से आया, कोई तमिलनाडु से, कोई कर्नाटक से, मूल रूप से वहाँ के, उसको अब यहाँ पे ना इंग्लिश बोल लीजिएगा राजधानी में। अब सुदूर गाँव में, जो गाँव में अब एसपी साहब है, कोई चोर को पकड़ के लाए, इंग्लिश बोलेगा चोर? भोजपुरी बोलेगा, मगही बोलेगा, है ना, या जो भी भाषा होगा सो बोलेगा। अब एसपी साहब को समझ में नहीं आएगा, वो तो कर्नाटक के हैं, उनको या तो कन्नड़ आएगा ना तेलुगु तमिल, दक्षिण भारत का भाषा उनको आता होगा, है ना। या फिर उनको क्या होगा, तो अपना ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, फिर इंग्लिश, तो चोरवा को इंग्लिश नहीं आता है, चोर को इंग्लिश आएगा तो समझे, तो क्या होगा, तो पीसीएस के डीएसपी से पूछेंगे, बताओ क्या बोल रहा है ना, तो डीएसपी बताएगा कि सर कह रहा है कि कल उन्हें चोरी किए थे, परसों उन्हें करेंगे, है ना, रोकना होगा तो रोक लीजिएगा। बिहार में से ही चोर सब होता है, बोल के चोरी करता है ना, कि भाई आज इन्हें किए, आज उन्हें करेंगे, है ना। तो वो एसपी साहब बोले अच्छा इतना इसका मन बढ़ा हुआ है ना, तो वो एसपी साहब अपना उस डीएसपी से बात करेंगे इंग्लिश में या हिंदी में बात करेंगे, और डीएसपी कन्वे करेंगे किसको, उस जो चोर है उसको, या जो बदमाश है उसको, कि भाई क्या है। तो ऐसा इशू होता है ना। तो इसीलिए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग होते हैं, उनका काम ही होता है कि वो सेंटर के जो ऑफिसर्स हैं उनको बैक सपोर्ट प्रदान करे, क्योंकि सेंटर में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, कहीं पर भी काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की चीज़ों से अवगत ना हो, तो स्टेट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि भाई यहाँ की ये विशेषता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है ना। ये सब स्टेट सर्विस के लोग बताते हैं ना। अब आप बिहार के हैं तो बिहार में सब कुछ जानते हैं कि बिहार में कहाँ नहीं। अब कोई अलग क्षेत्र का आदमी, अगर राजस्थान का ही आदमी आएगा बिहार में नौकरी करने, तो उसको उतना अच्छा से थोड़ी ना पता होगा जितना आपको अच्छा से पता है कि कहाँ पे क्या है। तो ऐसे में क्या होगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको बताएंगे, है ना, और आपके ही बताए हुए रास्ते पे वो अपनी रणनीति या स्ट्रेटजी जो है सो वो बनाता है। तो इसीलिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के का जो मामला है वो वहाँ पर डिस्कस नहीं होता है, या विधान परिषद में उसको अलग से लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। विधानसभा भी जो है वो राज्य का ही प्रतिनिधित्व है और राज्य में ही डिस्कस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी उससे संबंधित मामले डिस्कस हो सकते हैं और किया जा सकता है।
हाँ, लेकिन स्टेट पीसीएस के जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट का जो काम है, जो नियुक्ति का जो कार्य है, वो नियुक्ति का कार्य कौन करता है? हाँ, उनको नियुक्ति का काम करता है राज्यपाल, लेकिन हटाने का काम उनको राष्ट्रपति करता है ना। स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स को भी जो है वो राष्ट्रपति के अलावे कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट तौर पे पूरा का पूरा जो ये एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट ही है, केंद्रीकृत कंसेप्ट ही है ना। लेकिन ये राज्यों को दिया गया है कि राज्य अपने स्तर पर ये नियुक्ति का काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका ये विधेयक यहाँ पर डिस्कस नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना सारा काम वहां पर पार्लियामेंट में होता है वही सारा काम यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में भी होता है ना। विधानसभा वही करती है जो वहां पे लोकसभा करती है, विधान परिषद यहाँ पे वो करती है जो वहां पे राज्यसभा करती है। लेकिन शक्तियों के मामले में राज्यसभा से विधान परिषद के पास शक्ति कम है, लेकिन फिर भी विधान परिषद चूंकि संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसकी चर्चा है, तो इसको होना चाहिए, इसके होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन इसमें जो खामियां आ जाती हैं उन खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो हारे हुए लोग आ जा रहे हैं या एक्सपेंस बढ़ रहा है, चीजें हो रही हैं, तो उन चीजों को कम या मिनिमाइज करे, इस व्यवस्था को खत्म कर देना कोई उचित सलाह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ वैसा अलग बात नहीं है जो आपको लोकसभा से या राज्यसभा से या विधानसभा से अलग, मतलब वो सेंटर के व्यवस्था से अलग हो, ठीक है। तो जो चीजें वहां पे हैं वही सारी चीजें यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई गई, ठीक है। इसको अलग से कुछ लिखाने का जरूरत है, सेम चीज है, कुछ ये नहीं है, इसलिए इसको प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका मुख्य बात वो क्या है कि स्टेट से संबंधित कुछ जो चीजें हैं, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधानों को देखेंगे तो इसमें से आपातकालीन प्रावधानों का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट कहां पर होता है? राज्य में होता है ना। वो चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी हो या फिनेंशियल इमरजेंसी हो, है ना, अल्टीमेट तौर पे उससे इम्पैक्ट होते हैं स्टेट के लोग, है ना। स्टेट के जो ये हैं वो उससे इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे इमरजेंसी, आपातकाल। ठीक है, आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखिए आपातकाल जो होता है, नाम ही है आपातकाल, है ना, इमरजेंसी। तो मतलब कि ऐसी स्थिति जो शायद आप सोचे नहीं होंगे, है ना, और ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, कहते ना भाई इमरजेंसी कंडीशन है, अचानक से कुछ घटित हो गया। तो देश के संविधान में कुछ आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में भी सोचा गया है ना, कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, जो राज्यों से संबंधित इश्यूज हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, उसका 3 प्रकार होता है ना। ये क्या है, इसका 3 प्रकार है। अच्छा, आपातकाल जो है इमरजेंसी, इसका चर्चा संविधान के किस भाग में है जी, तो बता सकता है? 352 भाग है, ये अनुच्छेद है ना जी, भाग, पार्ट। हाँ, अठारह, ठीक है, बिल्कुल 18 है ना। तो इसका जो पार्ट है वो 18 है, और आर्टिकल 352 to 360,
352 से 360। ये यहाँ पे इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि राज्य से ही जुड़ा हुआ मामला है सब, है ना। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगा क्योंकि राज्य आप देख रहे हैं तो राज्य में ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है सब, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है। तो पार्ट जो है वो 18 और 352 से 360 के बीच में इसका चर्चा किया गया है ना। तो इमरजेंसी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो है वो 3 है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, है ना। तो 3 टाइप्स में क्या है, तो आपातकाल 3 तरह का है। तो सबसे पहले होता है राष्ट्रीय आपात, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। और उसके बाद है राज्य आपात, स्टेट इमरजेंसी, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और ये जो है यह है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये है आर्टिकल 352, ये है आर्टिकल 356। हालांकि ये एक और आर्टिकल से लग सकता है, वो आर्टिकल है 365, और ये है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360। ठीक है। हो गया। तो आपातकाल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। आपातकाल का चर्चा संविधान किस भाग में है, कहां से कहां तक में, 3 कौन कौन से आपातकाल होते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपात है इसकी चर्चा 352 में है, आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं इसको। राज्य आपात, राष्ट्रपति शासन, इसकी चर्चा 356 और 365 दोनों में है, अलग अलग कंडीशन में। आगे बात करेंगे कौन सा कंडीशन कहां पर अप्लाई होगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है ये अभी तक हमारे देश में केवल 3 बार लगा है ना। ये अभी तक 3 बार लगा है। कब कब लगा है, 62, 71 और 75। ठीक है। अभी तक केवल 3 टाइम्स, 3 बार ही लगा है ना। 62 में जब चीन के साथ हम लड़ रहे थे, फिर 71 जब हम पाकिस्तान के साथ लड़के बांग्लादेश बना रहे थे, और फिर 1975 जब किसी से नहीं लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, है ना। इंदिरा जी ने कहा कि देश में आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर 1975 में। ठीक है। तो अभी तक भारत में नेशनल इमरजेंसी केवल 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975। अब मसला ये है कि नेशनल इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लग सकता है। तो क्या जो परिस्थिति थी उन परिस्थितियों में हुआ। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन 3 बेसिस, 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपात जो है वो डिक्लेयर होता है। पहला तो है युद्ध, है ना, वॉर, कि अगर युद्ध हो गया, हम किसी से भिड़ गए, है ना, या फिर बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई घुस गया घर में, अकेले मारने शुरू कर दिया, पूछबो नहीं किया कि क्या गलती था नहीं था, है ना। तो वैसा बाह्य आक्रमण, अचानक से हमला हो जाए, है ना, तो एक्सटर्नल एग्रेशन। और एक्सटर्नल एग्रेशन के साथ वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में वहां पे वर्ड लिखा हुआ है आर्म्ड रिवेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। वर्तमान में, मूल संविधान में ये नहीं था। तो वर्तमान में 3 में आप लिख सकते हैं कि युद्धाक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है। ये सशस्त्र विद्रोह जो है, आर्म्ड रिवेल जो है, ये 1978 में ऐड किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, क्योंकि उससे पहले जो शब्द था संविधान वो था आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना।
तो इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा करके उसके जगह पे लाया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, 1978 में, 1978 में। और 1978 तक क्या था उसके जगह पर? आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टरबेंस, कि आंतरिक तौर पे परिस्थितियां गंभीर हो जाएं, गड़बड़ हो जाएं, तो लग सकते हैं मैडम प्राइम मिनिस्टर का कुछ ऐसा उस टाइम पे हुआ तो नहीं था, लेकिन उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी के नाम पे ही लगा दिया। अभी क्लास सब ठीक ठाक चल रहा है, अब मान लीजिए हम ही को क्लास लेने का मन नहीं तो खाली टाइम ही हो गया है, हम क्या करेंगे? मैसेज भेजेंगे को वो उधर, अब बोलेंगे सर क्लास का इंटरनल कंडीशन ठीक नहीं है, और मैनेजमेंट पगला के गया, का गबड़ा गया भाई, गबड़ा कुछ ही गया, कुछ ठीक नहीं है तो सब खराब चल रहा है ना, अच्छा नहीं लगता है क्लास में, गर्मी होता है कि नहीं? अब आंतरिक गड़बड़ी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बार बार ये इतना आवाज कर रहा है कि नहीं है? तो है ना, मतलब आंतरिक गड़बड़ी की व्याख्या तो आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं ना। तो संविधान में वो उत्पात लिखा हुआ था, और मैडम प्राइम मिनिस्टर थोड़ी दिमाग वाली थी, है ना, उन्होंने दिमाग लगाया और कहा कि देश में आंतरिक गड़बड़ी चल रही है, आइए बताइए नहीं कि कौन सी गड़बड़ी चल रही है ना। तो बाद में सरकारों को समझ में आया कि नहीं, ये अगर वर्ड रहेगा तो आगे भी मिसयूज हो सकता है, तो ऐसा शब्द रखिए जिसका कि व्याख्या हो जाए, समझ में आए कि क्या हो रहा है ना। तो सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया कि अगर देश के किसी कॉर्नर में कहीं पर अगर शस्त्र के साथ विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। आंतरिक गड़बड़ी वर्तमान में संविधान में नहीं है, हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसको हटाया गया और इसको जोड़ा गया। तो 3 स्थितियां होगी जब देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। जब देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होगा, मूल अधिकार स्थगित हो जाएगा, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, एक्सेप्ट 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। 20-21 कभी खत्म नहीं होगा, 20-21 हमेशा रहेगा, लेकिन बाकी का फंडामेंटल राइट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मामला और समझना है कि अगर एक आर्टिकल 19 है ना, तो 19 अपने आप खत्म नहीं होता है। 19 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से घोषणा करना पड़ता है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर के जो 6 को स्वतंत्रता है वो अपने आप खत्म नहीं होता है। आर्टिकल 358 कहता है कि जब आपातकाल घोषित होगा तो उस समय क्या होगा, जब इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो उस समय क्या होगा, इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे स्वतः, अपने आप, ऑटोमेटिकली, है ना। लेकिन ये दोनों तो कभी नहीं होगा, ये तो यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, ये कभी स्थगित नहीं होगा। लेकिन बाकी सब स्थगित हो जाता है, लेकिन 19 अपने आप स्थगित नहीं होता है। 358 कहता है कि अपने आप स्थगित हो जाएगा, लेकिन 359 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 तब खत्म होगा जब राष्ट्रपति इसके लिए घोषणा करेंगे, और ये तभी खत्म होगा जब इमरजेंसी लगा होगा वॉर के कंडीशन में या एक्सटर्नल एग्रेशन के कंडीशन में। मतलब आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पर यदि इमरजेंसी स्टेट में डिक्लेयर्ड है तो फंडामेंटल राइट तो खत्म रहेगा, लेकिन 19 भी खत्म नहीं रहेगा। पता नहीं समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रहा है, फिर से समझिए। ये नॉर्मली कहा जाता है, बताया जाता है कि जब मूल अधिकार आपका, जब आप देश में आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार स्थगित हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन 19 तुरंत खत्म नहीं हो जाता है। 20-21 तो कभी खत्म नहीं होगा, इस पर कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन बाकी सब खत्म होते हैं तो बाकी सब होते हैं, लेकिन 19 खत्म नहीं होता है। 19 ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता है। 19 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से घोषणा करनी पड़ती है। राष्ट्रपति अलग से घोषणा कब करते हैं? जब आपातकाल युद्ध के आधार पर लगा हो या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो, तब ही। मतलब कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर यदि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुआ है तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड होगा, बट डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359।
359 के अंतर्गत अगर डिक्लेरेशन आएगा तब, जब राष्ट्रपति कह देंगे तब। मतलब ये स्वतः खत्म नहीं होता है, अपने आप नहीं, बाकी सब अपने आप खत्म हो जाता है, ये अपने आप नहीं खत्म होता है। इसको खत्म करने के लिए राष्ट्रपति महोदय का घोषणा चाहिए, और वो घोषणा तब होगा जब विद्रोह हुआ होगा इन दो स्थिति पर, मतलब इन दो स्थिति पर अगर आपातकाल लगा होगा तब। बताइए समझ में तो दिक्कत? अभी आर्म्ड रिबेलियन मतलब है कि शस्त्र के साथ विद्रोह, है ना, जैसे सेना विद्रोह कर दे, है ना, या कुछ आपराधिक तत्वों के लोग बड़े स्तर पे हो जाएं, बड़े स्तर पे लोग जमा हो जाएं एक जगह पर, है ना, हथियार के साथ लामबंद हो जाएं, है ना, और विरोध करने लगे, सरकार का व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने लग जाए, और उनके हाथ में हथियार हो, किसी पर भी गोली चला दे, किसी पर भी ये कर दे, ऐसी स्थिति में, ठीक है। हाँ? क्या क्या नहीं, तो वो उसको आप इसके मतलब सशस्त्र विद्रोह के तौर पे उसको नहीं देखा जाता है, हालांकि वो होता है तो उस पर पुलिस एक्शन ले लेती है, ठीक है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह का मतलब हुआ कि बड़े स्तर पर, जैसे ये तो किसी किसी एरिया में होता है कभी कभी, है ना, लेकिन अगर वो भी बड़े स्तर पे हो जाएगा, देश के कॉर्नर में बड़े स्तर पर घटने लगे, तो सरकार एक्शन ले सकती है उसके बेसिस पर, ठीक है, और इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो सकता है। इमरजेंसी स्टेट जो ये नेशनल इमरजेंसी है, ये अगर डिक्लेयर्ड होगा तो आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा, लेकिन 19 स्वतः सस्पेंड नहीं होगा, उसको सस्पेंड करने के लिए अलग से डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके आगे जो है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि इसमें क्या है और किस प्रकार से। यहां तक मुझको दिक्कत, कोई सुविधा है ना?